हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिज़िक्स का 7वां क्लास लेके आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं पॉलिटेक्निक और आईईआरटी का जो सॉल्व पेपर है वहाँ से क्वेश्चन लेके आता हूँ और ये सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये पॉलिटेक्निक और आईईआरटी दोनों का 15 साल का जो सॉल्व पेपर है वहाँ से सारे के क्वेश्चन लिए गए हैं। इसलिए ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, अच्छे से इसको देखें और जहाँ भी आपको समझ में नहीं आता आप मुझे कमेंट करें। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि इसमें आपको कैसे समझना है और क्या प्रॉब्लम है वो हमें लिखें। अभी अगर फिज़िक्स कंप्लीट होने के बाद मैं केमिस्ट्री का लेके आऊँगा। फिर अगर केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाता है तो मैं फिज़िक्स का न्यूमेरिकल लेके आऊँगा। उसको कंप्लीट करने के बाद मैं अगर टाइम मिलता है तो मैं फिर मैथ लेके आऊँगा, क्योंकि आपको पता होगा, शायद आपको ना पता हो कि मुझे टाइम नहीं मिलता है। मैं बहुत ही मुश्किल से टाइम निकाल के कभी कभार आपके लिए वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता है। मैं दूसरे काम में बिजी रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसके पहले मैं 6 क्लासेस ले चुका हूँ, उसको जाके आप देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है यदि दर्पण को 10 डिग्री पर घुमा दिया जाए तो परिवर्तित किरण घूमेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 20 डिग्री। अभी क्या होता है, जब किसी दर्पण को हम थीटा एंगल पे घुमाते हैं तो उसका जो परिवर्तित किरण होता है वो 2 थीटा डिग्री पे घूम जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर थीटा डिग्री बराबर हमारा 10 है तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक, तो दोगुने कोण से घूमता है। जब भी हम दर्पण को थोड़ा सा घुमाएंगे तो उसका जो परावर्तित किरण होगा वो दोगुने एंगल पे घूम जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार प्रभावित होगा। पूछ रहा है उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार प्रभावित होगा यदि लेंस के ऊपरी आधे भाग को काले कागज से ढक दिया जाता है, काले कागज से लपेट दिया जाता है, तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार प्रभावित होगा। तो उसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी। यदि लेंस का हम ऊपरी भाग काला कर दें या फिर काले कागज से ढक दें तो प्रतिबिंब की जो चमक होगी वो कम हो जाती है। आपका राइट आंसर बी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ही माध्यम में 2 तरंगों द्वारा संचालित ऊर्जाओं का अनुपात 9:16 है। इन तरंगों के आयामों में अनुपात होगा। यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे समझिए। बोला एक ही माध्यम में 2 तरंगों द्वारा संचालित ऊर्जाओं का अनुपात 9:16 है, तो इन तरंगों के आयामों का अनुपात क्या होगा। तो आपको पता होगा कि इसका जो आयाम का फार्मूला होता है A1/A2 आयाम बराबर अंडर रूट में E1/E2। ठीक, E1 की जगह क्या है 9 है, E2 की जगह क्या है 16 है। जब ये अंडर रूट हटाएंगे हम तो कितना हो जाएगा 3:4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। एक सूक्ष्मदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिकल की आवर्धन क्षमता क्रमशः M1 और M2 है। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा M1 × M2। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, संवेग तथा बल में संबंध है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझिएगा। संवेग तथा बल में संबंध है। संवेग तथा बल के से रिलेटेड आपने एक डिफिनीशन पढ़ा होगा कि संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। संवेग का फार्मूला क्या होता है, P बराबर m × v। ठीक, अब m × v है। अब इसका दर P बराबर m × v, द्रव्यमान गुणे वेग, ये संवेग हो गया। अब इसका डिफिनीशन क्या है,
संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। अगर हम इसमें टी से डिवाइड कर दें, संवेग परिवर्तन की दर बना दें इसको, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप समझिए इसको। कह रहा संवेग तथा बल में संबंध है, तो आप वो फार्मूला याद करिए कि संवेग परिवर्तन की दर को हम बल कहते हैं। तो F बराबर ma, ये संवेग परिवर्तन की दर नहीं है, यानी कि आपका आंसर नहीं होगा। ये दिखा रहा है F बराबर ma/t। ठीक, ये भी ये क्या है, अगर a की जगह v होता तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक, बट ये v नहीं है, a है, तो इसके लिए ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। अब C आपका दिखा रहा है F बराबर mb माइनस mu। अगर mb माइनस mu की नीचे हम t लगा दें तो ये आपका राइट आंसर होगा, संवेग परिवर्तन की दर हो जाएगा। ठीक, तो आपका राइट C भी आपका गलत आंसर होगा। अब बचा आपका D। यहाँ पे D देखिए, ft बराबर mb माइनस mu, यहाँ पे mu होगा। ठीक है, अब F बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, F बराबर mb माइनस mu बटे t। तो ये क्या हो गया, संवेग परिवर्तन की दर। तो F बराबर mb माइनस mu बाई टी। mb क्या है, प्रारंभिक संवेग, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, और डिवाइड बाई टी। तो ये हमारा संवेग परिवर्तन की दर है, तो इसे ही हम बल कहते हैं। तो बल और संवेग का जो संबंध होता है, ये आपका डी राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी बिंदु पर किसी वस्तु से आने वाले ऊष्मीय विकिरण की तीव्रता वस्तु से बिंदु की, बोल रहा है किसी बिंदु पर किसी वस्तु से आने वाले ऊष्मीय विकिरण की तीव्रता वस्तु से बिंदु की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे रहेगा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि आपका राइट आंसर डी होगा। यहाँ पर रहेगा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि जो ऊष्मीय विकिरण होती है वो कैसे, उसमें विकिरण कैसे निकाली जाती है, किस पे डिपेंड करता है, जो तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, उसका फार्मूला ऐसे बनता है, आप देख लीजिएगा बुक में उसका फार्मूला, यानी कि आपका राइट आंसर डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिखा रहा है, जब दो डंबल के जोड़ एक दूसरे से टकराते हैं तो उत्पन्न ध्वनि होती है। जब दो डंबल एक दूसरे से टकराते हैं तो जो उसमें ध्वनि उत्पन्न होगी, आवाज़ उत्पन्न होगा, वो गोलीय होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वर्ण स्पेक्ट्रम के मूल रंग है लाल, हरा, नीला। वर्ण स्पेक्ट्रम के मूल रंग क्या है, लाल, हरा, नीला। जो श्वेत प्रकाश होता है उसके जो मूल रंग होते हैं कौन कौन से होते हैं, लाल, हरा और नीला मूल रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, उसमें 7 रंग होते हैं, तो उसमें लाल, हरा, नीला क्या है, मूल रंग है हमारा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आपको क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी मनुष्य के चश्मे की शक्ति +2 डायोप्टर है। 2D डी मतलब डायोप्टर। डायोप्टर क्या है, चश्मे की आवर्धन क्षमता का मात्रक है। ठीक है, उसकी दृष्टि में दोष है। अभी क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन बोला किसी मनुष्य के चश्मे की शक्ति 2D है, मतलब 2 डायोप्टर है, प्लस में पॉजिटिव है, उसकी दृष्टि में दोष है। तो देखिए जब भी हम क्या होता है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी राइट आंसर होगा, दूर दृष्टि दोष। जब हमें दूर दृष्टि दोष होती है ना, तो उसमें पॉजिटिव आवर्धन क्षमता का लेंस लगाना होता है। ठीक, तो जो उसकी आवर्धन क्षमता होगी प्लस में होगी। अगर यही आवर्धन क्षमता माइनस में होता
तो इसका मतलब हमें निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, जब भी हमें दूर दृष्टि दोष होगा तो उसमें पॉजिटिव आवर्धन क्षमता का लेंस यूज करेंगे। अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसमें हम नेगेटिव आवर्धन क्षमता का लेंस यूज करेंगे। और आपको मैं कई बार बता चुका हूँ इसके पहले भी कि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, हमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु नज़दीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। और निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि हमें निकट की नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं, यानी कि आपका राइट आंसर सी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि अधिकतम आवेश दिया जा सकता है। पूछ रहे हैं कि अधिकतम आवेश किस पे दिया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर ए देखिए, 5 सेमी त्रिज्या के खोखले गोले को 5 सेमी त्रिज्या के ठोस गोले को उपरोक्त दोनों में आवेश बराबर होगा। और डी है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर बी होगा, उपरोक्त दोनों में आवेश बराबर होगा। दोनों में आवेश बराबर क्यों होगा, क्योंकि जो आवेश होता है ना वो बाहरी सतह पे होता है, उसके सरफेस पे होता है। अभी उस हमें वो मतलब नहीं है कि गोला जो है खोखला है या फिर ठोस है, तो हमें केवल बाहरी सरफेस से मतलब है। तो बाहरी सरफेस दोनों का सेम होगा क्योंकि त्रिज्या दोनों का सेम है। ठीक है, तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कि दोनों पे जो आवेश होगा बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, दाएं हाथ की हथेली के नियम से ज्ञात होता है। तो दाएं हाथ की हथेली के नियम से हमें क्या क्या ज्ञात होता है, तो उसके नियम से हमें विद्युत धारा की दिशा ज्ञात होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है और बल की दिशा। दाएं हाथ की हथेली के नियम से हमें ये तीनों का दिशा पता चलता है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बर्फ के टुकड़े को 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाले जल में डालने पर बर्फ का टुकड़ा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बर्फ के टुकड़े को 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले जल में डालने पर बर्फ का टुकड़ा, ऑप्शन नंबर ए दिया है पिघल जाएगा, सी है नहीं पिघलेगा, बी है कुछ पिघलेगा मतलब कुछ निकलेगा या फिर कुछ पिघलेगा, और डी है समय पर निर्भर करता है। अभी देखिए क्या बोल रहा है, ये कोई बर्फ़ है और उसका जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको हम पानी में डाल देते हैं। पानी का टेम्परेचर भी क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो देखिए जब भी अगर बर्फ़ कब पिघलेगा, अगर पानी का टेम्परेचर बर्फ़ के टेम्परेचर से ज़्यादा है तो बर्फ़ पिघल जाएगा, या फिर कम है तो भी पिघल जाएगा। बट तो यहाँ पे क्या है, दोनों का टेम्परेचर बराबर है इसलिए बर्फ़ नहीं पिघलेगा। ठीक है, ऊष्मा स्थानांतरण कब होगा, जब दोनों वस्तुओं के ताप में डिफरेंस होगा। जब दोनों वस्तुओं का टेम्परेचर जो है अलग अलग होगा तो ऊष्मा स्थानांतरण होगा। ठीक है, जब दोनों वस्तुओं का टेम्परेचर सेम रहेगा तो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा, इसके लिए बर्फ़ नहीं पिघलेगा क्योंकि ऊष्मा स्थानांतरण नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक फ्यूज तार का तापमान सीधे समानुपाती होता है। तो उसका जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, धारा के वर्ग के जो फ्यूज तार का जो तापमान होता है उसकी धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोलता है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऊष्मीय मान होता है। सबसे अधिक ऊष्मीय मान किसका होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ब्यूटेन का। बायोगैस, मिट्टी का तेल, एथेनॉल, इन सब का जो ऊष्मीय मान है ब्यूटेन के ऊष्मीय मान से कम होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ब्यूटेन का ऊष्मीय मान कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, फ्यूज तार बनी होती है। जो फ्यूज तार होती है
वो किस मटेरियल की बनी होती है? तो तांबा, टीन तथा शीशे के मिश्र धातु से बनी होती है। टीम लिखा हुआ है, यहाँ पे टीन होगा, ठीक है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, तांबा, टीन तथा शीशे के मिश्र धातु से फ्यूज तार बनी होती है। फ्यूज तार का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कम होता है। फ्यूज तार का काम क्या होता है, जब भी हम अगर घर में क्या होता है, सप्लाई अगर बहुत अधिक हो गया अचानक से, तो फ्यूज तार का एक लिमिट होता है, उस लिमिट के पार जाने के बाद वो मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद सप्लाई अचानक से कट जाएगी। तो फ्यूज तार का जो उपयोग होता है हमारे घरों में सेफ्टी के लिए किया जाता है, तो इसके लिए उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम रखते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, परंतु विस्थापित करने में असफल रहता, वह करता है। कोई व्यक्ति है, एक दीवार को धक्का देता है और दीवार को धक्का देने के बाद दीवार में कोई परिवर्तन नहीं होता, दीवार जैसे था वैसे ही है। तो वह क्या करता है? वह कोई भी कार्य नहीं करता है, ऋणात्मक कार्य करता है, धनात्मक किंतु अधिकतम कार्य नहीं, अधिकतम कार्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ए होगा, कोई भी कार्य नहीं करता है। कोई भी कार्य क्यों नहीं करता? वो उस पर बल तो लगा रहा है लेकिन कार्य नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि विस्थापन 0 है, दीवार जैसे था वैसे ही है। और हमें कार्य का फार्मूला आपको पता होगा, W बराबर बल गुणे विस्थापन, ठीक। तो बल तो लगा रहा है, वो बल बहुत लगाया उसने, बट विस्थापन क्या है? 0 प्राप्त हुआ। तो हमारा कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसके लिए कोई भी कार्य नहीं किया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि एक चुंबकीय सुई को समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तब चुंबकीय सुई पर कार्यरत रहता है। बोल रहा है एक चुंबकीय सुई को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तब चुंबकीय सुई पर कार्यरत कुछ बल और कुछ बल आघूर्ण। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। एक ही आकार के 2 गोले एक ही धातु के बने हैं, एक खोखला है और दूसरा ठोस है। उनको एक ही समय, यहाँ पे समय रहेगा, एक ही समय तक गर्म किया जाता है। तो एक बार क्वेश्चन और समझिए। क्वेश्चन है एक ही आकार के 2 गोले एक ही धातु के बने हैं, मतलब 2 बॉल हैं या फिर फुटबॉल बोली कुछ भी आप बोल सकते हैं। 2 गोले हैं जो सेम मटेरियल का बना हुआ है और उसका साइज भी सेम है। बोला कि एक गोला क्या है? खोखला है और एक सॉलिड है। उन दोनों गोलों को एक साथ ही गर्म किया जाता है तो दोनों गोले बराबर फैलेंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इसके पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था इसके स्टार्टिंग में कि जो गोले का यहाँ पे भी क्या होगा, वो खोखले और हमें ठोस से मतलब नहीं रखना है, क्योंकि जो सरफेस टेंशन होती है ना, यहाँ पे क्या होगा? सरफेस का एक्सपेंशन होगा, यानी कि सरफेस टेंशन, तो उसके सरफेस पे ही होगा। हमें अंदर से कोई मतलब नहीं है खोखला है या फिर सॉलिड है। तो इसके लिए दोनों गोले बराबर फैलेंगे, क्योंकि बाहरी सतह हमें देखनी है, क्योंकि बाहरी सतह क्या है? दोनों का बराबर है, इसलिए दोनों बराबर फैलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 में क्या बोलता है? सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। तो बैगनी प्रकाश में सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है और लाल प्रकाश में सबसे कम अपवर्तनांक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? एक जनरेटर परिवर्तित करता है। एक जनरेटर जो होता है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यानी तो आइए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या दे रहे हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नहीं, क्योंकि उसमें हम रासायनिक ऊर्जा दे ही नहीं रहे हैं। फिर बोले रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, भी गलत है। हम रासायनिक ऊर्जा, जनरेटर में रासायनिक ऊर्जा कभी भी नहीं दी जाती है, आप याद रखेंगे।
फिर बोला यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये आपका सही होगा। अभी मैं बताता हूँ कैसे सही होगा। फिर डी है आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, भी गलत है। अभी देखिए डी क्या बोला, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। जनरेटर क्या करता है, हमें इलेक्ट्रिक विद्युत ऊर्जा देता है। वो कैसे देता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा देता है। तो ये उल्टा यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। अभी बी पर आ जाए। बी पर क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि आपका बी नंबर सही होगा। क्यों, उसको हम मैकेनिकल पावर दे रहे हैं, उसको हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा मैकेनिकल पावर हो गया। ठीक है। अब जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित होता है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा वो बी आपका राइट आंसर होगा। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, और हमें आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप हमें कमेंट करके ये भी बताएं अगर कोई आपको लगता है कि आंसर गलत है या फिर क्वेश्चन गलत है, तो आप हमें बताएं। मैं उसको देखूंगा कि क्या सचमुच में गलत है या फिर टाइपिंग मिस्टेक है, क्या है। आप हमें बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।